जय हिंद फ्रेंड्स, आपकी फ़िज़िक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि इसमें करीब 1100 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं विद न्यूमेरिकल और थ्योरी सहित। तो आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जैसे मैंने बताया अभी आ चुका है। फिलहाल में जानकारी हम वीडियो स्पेशल इसकी बनाएंगे, लेकिन इसकी मोटी मोटी जानकारी ये है कि 7 यानी कि अभी क्या चल रही है, जून तो ख़त्म होने वाली है, जुलाई का 7 अगस्त से आपके पेपर एग्ज़ाम स्टार्ट हैं ग्रुप डी के। तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहें, एक प्रैक्टिस सेट लें रोज़ाना, ऑफलाइन या ऑनलाइन। मैथ को 4 से 5 घंटे मैथ और 4 घंटे रीजनिंग फिलहाल, और 2-3 घंटे साइंस को दें। तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पर्टिकुलर बनाएं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा लगा दीजिए, फिर हटा देना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये दर्पण का सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, अब इसे हटाइए। देखिए एक दर्पण का सूत्र होता है 1/u, 1 + 1/v 1/f। अभी होता क्या, दर्पण होता है आपका u, ठीक है। u होता है इसमें दर्पण, v होता है ध्रुव, यानी ध्रुव के वस्तु की दूरी, यानी कि जो भी वस्तु रखी है उसके मेन पॉइंट यानी फोकस पर ध्रुव के यानी कि जो दूरी होती है। जैसे आपको मैं बताऊं, ध्रुव के फोकस की दूरी, जैसे यानी कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है। अब जो ये ध्रुव इसका होता है, जैसे यहाँ पर ये वस्तु का कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तो यही फोकस की दूरी को क्या है, ध्रुव v। और ये एफ होता है दर्पण के यानी फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा दर्पण का सूत्र, ठीक है। क्वेश्चन लगा दीजिए यही। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो आप है चेक कर लीजिए, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे न्यूमेरिकल आएंगे, वो हम अभी क्लास में अभी आपको कराते आगे। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का जो सूत्र है आपका ऑप्शन सी होगा। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। 1/u + 1/v बराबर a1/f, यानी कि 1/u 1/v 1/f, ठीक है। f दर्पण की फोकस दूरी है, v इसमें ध्रुव के वस्तु की दूरी है, u इसमें दर्पण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी एक्सप्लेन हो गई हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक है, इसे हटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 1102। देखिए एक गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होती है, जिसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्रुव पोल या ध्रुवकर्क या त्रिज्या या फोकस। तो उसे कहते हैं गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कि कोई हमने ये बनाया ये, अब यहाँ कोई वस्तु रखी, तो इसे क्या कहेंगे, ध्रुव पोल कहेंगे। क्या कहेंगे, ध्रुव पोल। तो यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है खगोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। पोल कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन ध्रुव या पोल कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1103। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जब भी वाहन के पीछे जो यानी कि जो पीछे प्रतिबिंब पीछे की साइड देखने के लिए जो प्रतिबिंब लगा होता है, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग में लिया जाता है, तो होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कभी साइड में लगाया जाएगा तो जो पीछे वाली वस्तुएं होती हैं वो हमेशा आपको दिखाई देती है। तो कौन सा प्रयोग में लिया जाता है, उत्तल लेंस। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1104। 1104 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, क्या है, वक्रता त्रिज्या r है, की फोकस दूरी कितनी होगी। तो इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो कितनी होगी, जैसे फोकस दूरी होती है, यानी ये पूछ रहा है एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है। देखो गोलाकार दर्पण ये हो गया आपका, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, r है, यानी कोई वक्रता त्रिज्या इसकी क्या है, r है। आगे देख लेते क्या कह रहा है।
आगे इसमें कह रहा है वक्रता त्रिज्या आर है कि फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन आ रहा है पूरा सही है। फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी फोकस दूरी होगी, और क्या कह रखा है इसने, आर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए ये क्या हो गया, पोल हो गया यानी ध्रुव हो गया, ठीक है, ये पॉइंट ध्रुव हो गया। तो आर अपॉन यानी कि आर आर, तो आर अपॉन 2 हो गया, क्या हो गया, आर अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस तरफ मिरर का क्या है, साइड है, अगर अंदर की साइड लेप होगा तो बाहर की साइड मिरर होगा, बाहर की साइड लेप होगा तो अंदर की साइड मिरर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फोकस, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये आपका केंद्र। चलिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, इसे पोल या ध्रुव कहते हैं। सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये त्रिज्या आर, आर ये होती है त्रिज्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। इसमें जो है ऑप्शन ए हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1105 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझते हैं इसे। ये कह रहा है गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है, यानी गोलाकार जो दर्पण होते हैं उनकी सतह बाहर की ओर कैसे होती है, उभरी हुई, यानी कि ऊंचे से होते हैं। कैसे होते हैं, एक ऐसा मान के चलिए कि जो गोलाकार दर्पण होते हैं वो एक पॉइंट पर कैसे होंगे, ऊंची साइड होगी उनकी, ठीक है। कैसे होगी, कभी कभी लाइटों में वगैरह में देखा होगा आपने, कभी जो हेडलाइट होती हैं। तो ये कह रहा गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण या साधारण दर्पण या अवतल दर्पण। तो मैंने अभी अभी बताया था, जितने भी लाइटें उभरी हुई होंगी, हेडलाइट हुई या कोई पीछे बैक लाइट हुई, इनके कांच की जो साइड है कि तो पतली होंगी, लेकिन बीच में साइड कैसी होगी, मोटी होगी। तो समझ जाना वो कैसा है, उत्तल दर्पण होता है। कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है। इसमें कुछ समझने का है नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ होती है। कांच को कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, पकड़ के देख सकते हैं, हाथ में हेडलाइट का शीशा है, बैक लाइट है, तो हमेशा ये साइडों पर पतली और जो बीच में होती है ये कैसी होती है, मोटी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। कोई उत्तल दर्पण है, उसके सामने कोई वस्तु रख दी है। अब ये पूछ रहा है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कहता है प्रकाशीय केंद्र सी पर आभासी वस्तु के समान आकार की सीधी प्रतिबिंब बनेगा, या दूसरा ऑप्शन कह रहा है ध्रुव फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, या सी ऑप्शन है प्रकाशीय केंद्र सी और फोकस एफ के मध्य वास्तविक विपरीत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें ऑप्शन बी क्लियर होता है, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें सी ऑप्शन हो, सॉरी इसमें बी ऑप्शन होगा, जो मैंने एक्सप्लेन कराया वही ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1107 है, यदि एक वस्तु वास्तविक ध्रुव पर प्रतिबिंब बनाते हैं, क्वेश्चन सही लगा, इन्वर्टर चालू कर चल जाए। देखिए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1107 है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब छोटा है, या प्रतिबिंब सीधा, या प्रतिबिंब पी और एफ के बीच निर्मित होगा। तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1108, क्वेश्चन क्लियर है, हल रही है कितनी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1108। क्वेश्चन लगा, ठीक है। देखिए कुछ टेक्निकल इशू से उसकी प्रॉब्लम आ रही होगी, अभी क्लियर हो गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। निम्न में से अगर कोई बीच में टेक्निकल इशू आए तो इसके लिए आप ये टेंशन न लें कि थोड़ी बहुत तो आती रहती हैं, क्योंकि ज़िंदगी में आती हैं। तो ये तो क्लास है तो सब में थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फटाफट 1108 क्लियर करते हैं। निम्न में से किसे उत्तल दर्पण का
उपयोग किया जाता है। तो उपयोग किसे किया जाता है उत्तर दर्पण में? 4 ऑप्शन दिए, सेविंग मिरर, डेटेस्ट मिरर, वाहन के हेडलाइट्स, या फिर रियर व्यू मिरर। तो कह रहा है उत्तर दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तर दर्पण का प्रयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण यानी रिव्यू मिरर के लिए किया जाता है। सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? बैक यानी कि पीछे के लिए किया जाता है सामान्यतः। लेकिन उसमें कंडीशन के ऊपर ऑप्शन में अगर ये बात ना कहता तो आप हेडलाइट भी क्लिक कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। 1108 क्लियर हो चुके हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका 1109 क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन कौन सा लगा है? कौन सा है? अच्छा 1109 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है आपका। देखिए हाँ 1100 क्वेश्चन 9 लग चुका है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार 1109। किसी गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अभी अभी मैंने बताया था। 1109 का रिपीटेड क्वेश्चन है सी। चलिए 1110 क्वेश्चन 1110 फटाफट करते हैं और अच्छे से क्लास थोड़ा अब हम स्लो नहीं होंगे, आपको पहले बता दें, क्योंकि हम 10 क्वेश्चन स्लो लेते हैं, बाकी क्वेश्चन एकदम हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह लिए जाते हैं। एक विमान दर्पण के लिए छवि है, तो एक विमान दर्पण के लिए आभासी और पार्श्व उल्टा होता है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए फटाफट। 1110 हो चुका है। 1111 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह तय क्या करेगा? तो यह तय करेगा उत्तर दर्पण करेगा। क्या करेगा? उत्तर दर्पण करेगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर लगाइए 1112। क्वेश्चन क्या कहता है? किसी वस्तु के मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। तो कैसा होता है? अत्यधिक आवर्तित होता है। ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन लगे हुए हैं, इसमें आपके ऑप्शन के जो सटीक आंसर होता है उसे मैं देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ। बाकी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों एक्सपेरिमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इतने ज़्यादा लिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लगा दीजिए। एक वस्तु को जो भी एक्सप्लेन लायक होंगे वो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी, कैसी होगी? वास्तविक, आभासी या वास्तविक। तो और इसमें उल्टी सीधी का होता है, वास्तविक और उल्टी होती है। कैसी होती है? वास्तविक और उल्टी होती है। एक बार क्वेश्चन को इसे एक्सप्लेन करते हैं। ये कह रहा है एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु पर वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी, तो आपकी वो छवि वास्तविक एवं उल्टी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1114 की तरफ चलते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वस्तु को, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं बता देता हूँ। एक वस्तु को एक उत्तर दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित होने वाली छवि होगी, आप फटाफट बताइए, आभासी और छोटी होगी। कैसी होगी? आभासी और छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। 1115 क्वेश्चन है। यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार कैसा होगा? अपूर्ण, आभासी या वास्तविक या पूर्ण? तो ये होता है आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 116 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्या दिक्कत है? चलिए, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, क्या होती है? उत्तल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। तथा अवतल दर्पण की फोकस लंबाई ऋणात्मक होती है। मैंने दोनों चीज़ बता दी। उत्तल दर्पण की कैसी होती है? धनात्मक होती है। और इसमें दे रखा है ऋणात्मक होती है। वो किसकी होती है? अभी भाई अवतल दर्पण की कैसी होती है?
ऋणात्मक होती है, उत्तल की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक। ठीक है, देखो उत्तल को मैं कैसे धनात्मक बताऊँ। देखो उत्तल माने ऐसे मान के चलते, उत्तल होता है जमीन। कैसा होता है? जमीन। तो जब भी कोई चीज़ ज़मीन पर गिरेगी तो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अवतल माने अवतल यानी कि स्थान से ऊपर उठना, तो ऊपर की ओर उठेगी तो कैसी होगी? माइनस। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है इसमें सी होगा वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चले ऑप्शन के। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल कंटेंट में तैयारी आपकी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1117 क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1117 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। कैसा होता है? फोकस पर या फोकस एफ बिंदु पर या केंद्र सी पर या केंद्र सी के दूर। तो ये आपका फोकस पर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट। 1118। ठीक है, ओहो मैंने कोई मिस्टेक कर दी क्या? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 1118 क्वेश्चन हमारा चलते हैं। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि कैसी होगी? ठीक है, क्वेश्चन लगा हुआ है आपका, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट हमें आंसर चाहिए इसका। क्या होगा? सी के अलावा सी में या फोकस पर या एफ और सी के बीच में। तो ऑप्शन डी होगा, एफ और सी के बीच में होगा। ठीक है, एफ और सी के बीच में होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। फटाफट क्लियर करिए। 1119 क्वेश्चन है। 1119 की तरफ बढ़ते हैं हल्के हल्के कदमों के साथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दंत चिकित्सा 1119 क्वेश्चन। दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का उपयोग करते क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो ये आभासी और बड़ा होता है, आभासी और बड़ा होता है, इसलिए हम दंत चिकित्सा इस पर निर्माण करते हैं। वो कौन सा होता है? कौन सा दर्पण होता है? फिर अवतल दर्पण होता है। कैसा होता है? अवतल दर्पण। डॉक्टर जो प्रयोग में लेते हैं उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका जो चित्र बनता है आभासी और बड़ा बनता है। कैसा बनता है? आभासी और, तभी तो सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा बड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 1120 फटाफट लगा दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? इसमें होता है, मैंने अभी शायद पीछे क्वेश्चन में या तो मेरे को फिसल गए होगी, कोई चीज़ में दिमाग में ले रहा हूँगा, लेकिन इसमें आप क्लियर रखना, अवतल दर्पण प्रयोग होता है। कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। कोई अवतल दर्पण वह गोली दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल दर्पण सतह अर्थात अंदर वाली वक्र सतह होता है। यह वाहनों की हेडलाइट अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। उम्मीद है मैं कहीं भी मिस्टेक नहीं की होगी, लेकिन फिर भी कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में आप सही उसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, 1121 की तरफ चलते हैं। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तन सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती हैं तो क्या कहलाता है? तो अवतल दर्पण कहलाता है। ये कह रहा है एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तन सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1122 चटपटा और मीठा क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र एक वस्तु की रखी गई प्रकाश प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपका वक्रता केंद्र पर बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1123 की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता? सर्च लाइट में, सौर भट्टी में या पक्षदर्शी दर्पण में या गाड़ी के हेडलाइट में। तो हमारे पक्षदर्शी दर्पण में प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, ऑप्शन हमारा सी होता। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए हम आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लगाएं टेक्निकल टीम। 1124 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओहो 1124 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे रिपीट कर दिया, यानी कि एस्केप हटा दिया, इसे एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, इसे हटाएंगे तो यहाँ पर आप कर रहे हैं कि 1125, जो कि शायद आपका 1125 भी क्वेश्चन इसमें है। 1125 क्वेश्चन आपका है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। जो डबल क्वेश्चन होते हैं उन्हें हटा देते हैं, समय को बर्बाद ना हो सके। यदि किसी अवतल दर्पण के
आपतन कोण का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आपतन कोण का 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी आपका 30 डिग्री होता है। आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होता है। उम्मीद है आपको सेशन मज़ा दे रहा होगा। ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1126, क्वेश्चन नंबर 1126 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका जो रिपीटेड है इसलिए हमने हटा दिया है। टेक्निकल टीम का इशारा था, हमें भी यहाँ पर पता है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ से हटा दिया। तो 1127 की तरफ चलते हैं। एक खाली जगह दी हुई है स्लैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, तो किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल दर्पण या समतल दर्पण। तो हम उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1127 का ऑप्शन भी होगा। 1128 की तरफ चलते हैं। बहुत सुंदर नादान क्वेश्चन। 1127 मैंने क्लियर करा दिया। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण को उत्तल दर्पण भी कह सकते हैं। 1128 क्वेश्चन बहुत छोटू सा क्वेश्चन, बहुत नादान क्वेश्चन। यदि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई को ज्ञात करें। और फोकस लंबाई जब हमें ज्ञात करनी है तो एफ बराबर क्या रह गया, एफ बराबर क्या रह गया, इसमें पूछ रहा है। ये कह रहा है यानी 6.2 फोकस दूरी है तो आप लगाएंगे एफ बराबर r/2। सिंपल फॉर्मूला होता है। कभी अगर पूछता है, क्या पूछता है, इसकी फोकस लंबाई कितनी है, इसकी फोकस के लिए ये फार्मूला लगाएंगे तो r कितनी वैल्यू दे रखी है इसने, 6.2 दे रखी। त्रिज्या कितनी दी है, 6.2/2। तो पॉइंट कटेगा 0 आएगी। इधर हमारा हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर 0 है तो फिर यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे 3.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 सॉरी यहाँ 2 है तो यहाँ 1 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो 3.1 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3.1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ऑप्शन सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन 1128 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1129 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1129 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे एक बार समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आगे चलेंगे। 1129 क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। अवतल दर्पण आखिर आकृति कहाँ बनेगी, तो ये बनेगी F पर या अनंत पर या F पर या C के बाद। तो आपकी ये C के बाद बनेगी, ऑप्शन डी होगा। क्या इसमें कुछ एक्सप्लेन के लिए है नहीं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन करा दिए हैं। यानी किसी भी चैप्टर की मेरी फर्स्ट वीडियो को जरूर देखा करें, उसमें मैं एक्सप्लेन करा देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। 1131 क्वेश्चन 1130 क्वेश्चन है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है तो वो आपका अत्यधिक आवर्धित होता है। ऑप्शन डी होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं साइड में होता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 1131 क्वेश्चन है। कौन सा है, 1131, ठीक है। किसी वस्तु को गोलाकार 1131 किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इसकी स्थिति जो होती है वक्रता केंद्र पर होती है, हमेशा कैसी होती है, वक्रता केंद्र पर होती है। क्वेश्चन नंबर लगा दीजिए 1132। क्वेश्चन नंबर 1132। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और उसके फोकस के बिंदु के बीच स्थित एक वस्तु पर रखा गया छवि का निर्माण कहाँ पर होगा। छवि कहाँ बनेगी, इस छवि को हम देखते हैं कहाँ बनेगी। वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। क्वेश्चन नंबर 1133 जो आपका क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 1133 हमने बताया था क्या क्वेश्चन आपको। 1132 क्लियर हो गया। देख लेते हैं 1133 भी, ये बताया नहीं है। वक्रता केंद्र वाले किसी फोकस अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर रखे किसी बिंदु के प्रतिबिंब के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन लागू होता है। तो इसका आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, बट हमने पूरा पढ़ के बता दिया। इस पर लागू होता है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के वस्तु से बड़ा और अनंत पर बनेगा। ऑप्शन सी होगा। 1134 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
यदि किसी वस्तु को अपतल दर्पण के वक्रता केंद्र के पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इसका आप कमेंट सेक्शन में आसन दें, हो सके तो कमेंट सेक्शन में दे दें, अन्यथा हम इसका ऑप्शन भी बता सकते हैं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में एक आधो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नहीं कहा है तो क्वेश्चन को हम करा देंगे। ठीक है, 1135 लगा दीजिए क्वेश्चन 1135। क्वेश्चन नंबर 1135 आपका लग चुका है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तित सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। छिद्र, मुख्य धुरी या खंभा या फोकस। तो इसे कहते हैं छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ए होगा छिद्र कहते हैं। 1136 की तरफ चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये न्यूमेरिकल में कर देता हूँ। 20.0 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अपतल दर्पण की फोकस दूरी को क्या कहेंगे। तो F बराबर मैंने बताया था, F बराबर R/2 आप लगा दीजिए। क्या है, कितना दे रखा है 20/2, तो काटेंगे कितना आएगा आपका सीधा 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा 10 सेंटीमीटर है बराबर 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए। ये आपका ऑप्शन जो होगा डी होगा। ऑप्शन जो होगा 1136 का डी, 1136 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। 1137 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 1136 क्लियर हो चुका है आपका। चलिए 1137 लगाइए। देखिए क्वेश्चन 1137 क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। अपतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, कौन सा नहीं, टार्च में, शोभिंग दर्पण के रूप में या रिव्यू दर्पण के रूप में। तो ये होता है रिव्यू दर्पण के रूप में, यानी अपतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, जो अपतल दर्पण का प्रयोग पृष्ठ दृष्टि दर्पण में रिव्यू मिरर के रूप में नहीं किया जाता है। पृष्ठ दृष्टि यानी रिव्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुएं प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र से बनकर जिसके अपतल दर्पण का दृश्य बड़ा होता है। ये इतना ही इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1138 की तरफ चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका अपतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। छवि बता दीजिए कैसी बनेगी। आपको इसे कमेंट सेक्शन में ले लें, ये मैंने करा दिया क्वेश्चन, इसे आप होमवर्क में ले लें। 1139 लगाइए फटाफट। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का 1139 क्वेश्चन। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई अनुपात कहलाता है। क्या अनुपात कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 1340, क्वेश्चन नंबर 1340, आवर्धन शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो क्या होता है ये बता दीजिए। उत्तल लेंस, अवतल लेंस या अवतल लेंस या उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तल लेंस होगा, ऑप्शन ए होगा। समझ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। यानी कह रहा है मैग्नीफाई ग्लास होता है, वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। यहीं तक क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आपका और है इसमें, जो कि हम इसी यहीं तक क्लास रखेंगे, क्योंकि लगता है काफ़ी क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं इस क्लास के लिए। तो इसे आप कमेंट सेक्शन में ले लें। 1141 क्वेश्चन है, तो इसे आप कमेंट सेक्शन में ले लें और आंसर दें इसका होमवर्क में। अगर नहीं आता है तो अगली वाली क्लास में हम करा देंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।